नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो डेडिकेटेड है मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक वाले बच्चों के लिए, यानी कि वो बच्चे जो कोऑपरेटिव बैंक का फॉर्म अप्लाई किए हैं और कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं कि सर पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा, उनके लिए ये सेशन खास है। आज के सेशन में आज दूसरा दिन है जहां मैं प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करूंगा। वो मेमोरी बेस्ड होगा, यानी वो प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, कैसे स्टैंडर्ड थे, उसका आकलन हम करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए, हर बच्चे यहाँ पे जुड़ जाइए जो मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जिसने फॉर्म अप्लाई किया है या नहीं अप्लाई किया और अप्लाई करने की तैयारी में है, क्योंकि आपको मालूम है कि 25 दिसंबर उसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई जो नहीं किए हैं वो अप्लाई कर दीजिए टिल डेट तक, और जो कर चुके हैं वो आज तैयारी स्टार्ट कर दिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते, देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था इस एग्जाम में। दोस्तों देख सकते हैं, पहला कल बच्चों का डिमांड आया था कि सर आपने इंग्लिश में क्वेश्चंस करवाया था, कुछ हिंदी में भी प्रश्न होते तो हमारे लिए आसान हो जाता। तो आपकी बातों को ध्यान में रखकर कुछ प्रश्न को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये था, अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट एक्सक्लेमिंग हाउ द डेटा इज टू बी प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी बहुत सारा स्टेटमेंट है जो डेटा को प्रोसेस करके बताता है क्या करना है, उस सीरीज ऑफ स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा। ठीक है, यानी सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है, वो डेटा को बताता है कैसे प्रोसेस करना है, उसे क्या कहा जाए। हिंदी में भी देख सकते हैं, डेटा को कैसे संसाधित किया जाना है, यह बताने वाले बयानों की एक श्रृंखला को सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, जो डेटा को, एक सेकेंड, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है दोस्तों, जो डेटा को बताता है कि कैसे प्रोसेस करना, तो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं गाइस, तो इसका सही आंसर होगा, उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। चलिए, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट जो बताता है डेटा क्या करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे प्रोग्राम कहेंगे। कार्यक्रम देखो, इसका जो ऑप्शन को मैंने हिंदी किया है ना, वो आपके लिए मतलब की नहीं होगी, इसलिए बस प्रश्न को समझने के लिए मैंने हिंदी कर दिया ताकि वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि एग्जाम में कभी कार्यक्रम नहीं लिखा है, वो प्रोग्राम ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह से मैंने ट्रांसलेट किया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट जो डेटा को बताता है कैसे प्रोसेस किया था, उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। इसके बारे में आपको बता दूं, प्रोग्राम के बारे में कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ अगर इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, अगर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को जोड़ के अगर कुछ हम बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्राम, उसे हम लोग कहेंगे प्रोग्राम। और इसी तरह दोस्तों, अगर हम लोग कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम, वो हमारा कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट की बात करी जा रही है, इंस्ट्रक्शन की बात करी जा रही है, इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का ही सब पार्ट है, यानी स्टेटमेंट को ही कहेंगे इंस्ट्रक्शन। दूसरा, कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक तरह का ट्रांसलेटर होता है, एक तरह का ट्रांसलेटर होता है जिसका काम होता है लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। यानी कि जो 0-1 में लिखा होता है उसे, सॉरी उल्टा, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन? तो हमारा कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या है दोस्तों, सिंपल सा बात है, हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं तो टेक्निकली वो ABCD में ही लिखते हैं, तो वो समझ नहीं पाता है, तो उसको 1-0 में कन्वर्ट करने का काम है। यानी हाई लेवल टू लो लेवल, इसको हटाते हैं, हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो हमारा कंपाइलर ही करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों बेसिकली एक तरह का ट्रांसलेटर ही है, दोनों एक तरह का ट्रांसलेटर ही, दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। जहां कंपाइलर हर प्रोग्राम को एक साथ ही, पूरे प्रोग्राम को यानी ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, वहीं इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। बेसिकली सी लैंग्वेज के बारे में आपने सुना होगा, सी लैंग्वेज को कंपाइल किया जाता है, वहीं जावा को इंटरप्रेट किया जाता है। तो दोनों में फर्क इतना है कि दोनों का काम तो यही है कि हाई लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट करना, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, तो ऑल प्रोग्राम एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो ट्रांसलेट वन बाय वन या लाइन बाय लाइन करता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या था, प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एग्जाम में यही प्रोग्राम, यही इंटरप्रेटर, यही कंपाइलर होता है, लेकिन स्टेटमेंट ऐसे ऐसे आपको देते हैं जो कंफ्यूज करता है। वो दूर होगा कैसे, प्रैक्टिस से दूर होगा। अगर हम ये कह दें कि सिर्फ प्रोग्राम की यही परिभाषा होगी, आप रट्टा मार लो एग्जाम में हो जाएगा, तो वो गलत है,
वो गलत स्टेटमेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम के मतलब होता है क्या। अगर वो समझ में आ गया और इससे रिलेटेड आपने प्रैक्टिस कर ली मॉक टेस्ट वगैरह पे, क्लासेस वगैरह पे, तो आपका काम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका यही एग्जाम का स्टैंडर्ड होता है कि आपको स्टेटमेंट से कंफ्यूज करता है, तो आपकी बहादुरी उसी में है, आपका जो काबिलियता की जांच की जा रही है उसी में कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो उसी समझ के ही ये एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न बोला गया है, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कोई हार्ड डिस्क, दैट मींस हार्ड डिस्क टेक्निकली होता है क्या। इस पे मैंने सेशंस भी बनाया था, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मैंने मेमोरीज पे लगभग सारा वीडियोस बना दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये डिस्क है और इसको अगर ट्रैक और सेक्टर में, ये सेक्टर होता है और ये जो सर्कुलर डिवीजन है यानी सर्कल अगर कर रहे हैं तो वो ट्रैक है, ये वाला ट्रैक होता है और इसका भी सब पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे कहा जाता है सेक्टर, ठीक है। इसे कहा जाता है सेक्टर। तो सर्कुलर डिवीजन जो होता है उसे ट्रैक कहा जाता है और उसका भी जो सब डिवीजन है उसे सेक्टर कहा जाता है। तो बोल यही रहा है कि अगर डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो इस फॉर्मेट को, इस पद्धति को क्या कहा जाता है, वही सवाल पूछा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेटिंग करना, डिस्क फॉर्मेटिंग करना। डिस्क फॉर्मेट करने का मतलब ही होता है, आपने ये शब्दों का कहीं इस्तेमाल भी देखा होगा, कहीं कहीं यूज भी देखा होगा, डिस्क को फॉर्मेट कर दो जी। तो टेक्निकली डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है, उसको ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसमें एड्रेसिंग करी जाती है, वही होता है टेक्निकली डिस्क फॉर्मेटिंग। टेक्निकली अंदर काम यही होता है, वो ट्रैक और सेक्टर में विभाजित होता है। तो यही पार्ट यहां पे याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरा, क्रैश करना। आपको पता है अगर डिस्क क्रैश करना, दैट मीन्स उसमें डेटा रीड और राइट का काम हो नहीं सकता है, दैट मीन्स वो क्रैश कर गया, यानी सारे सेगमेंटेशन उसके डिस्ट्रॉय हो गए, वही क्रैशिंग होता है। ट्रैकिंग का मतलब होता है ट्रैक करना, किसी को ढूंढना, जैसे बोलते हैं ना ट्रैकर लगा हुआ है, यानी उसको फॉलो करना, उसको फॉलो करने का ही हम लोग ट्रैकिंग कहते हैं। ट्रैक बहुत सारा ट्रैकिंग डिवाइस जीपीएस से हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, तो ट्रैकिंग का मतलब वही है, उसका बारे में पता है। एलोकेशन इससे रिलेटेड नहीं है, यानी डिसिंग भी इससे रिलेटेड नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या है, फॉर्मेटिंग। लिख लेना कहीं साइड में, ये बहुत कॉमन सवाल है, हर बहुत बार दिखा गया है ये, कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने को हम लोग कहते हैं डिस्क फॉर्मेटिंग, ठीक है। आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों, अ डिस्क content that is recorded at the time of manufacturing and that cannot be changed or erased by the user is। डिस्क की सामग्री यानी डेटा जो निर्माण के समय दर्ज की जाती है और जिसे बदला नहीं जा सकता है, उपयोगकर्ता द्वारा मिटाया नहीं गया है, उसे क्या कहेंगे। यानी कुछ ऐसा डिस्क मेरे पास है जिसमें डेटा उसमें रखा गया है, मान लो कोई डिस्क है उसमें डेटा कुछ रखा गया है और वो डेटा एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी जब ये डिस्क बन रहा था उसी समय डेटा डाल दिया गया था और उसे यूजर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है, तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे, यही क्वेश्चन है। जिस समय डिस्क बन रहा, मान लो ये डिस्क है, ये बन रहा था, इसी समय इसमें कुछ डेटा डाल दिया गया, ठीक है, और बाद में इसको बदला नहीं जा सकता है, तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे दोस्तों। उस सिस्टम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। क्या कहा जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, रोम के बारे में, ठीक है, रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी। मैंने सीडी का बहुत सारा टाइप पढ़ाया था, जाके मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे टॉपिक जो अभी हमको मिल रहे हैं उसके वीडियोस मैंने बनाए हैं, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल यही पूछा गया था कि कोई डिस्क है जिसमें डेटा एट ए टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाल दी गई है और उसको इरेज नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहेंगे, तो उसे रीड ओनली मेमोरी कहेंगे। क्या कहेंगे, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी यानी सिर्फ डेटा रीड किया जा सकता है, उसमें राइट नहीं किया जा सकता। रीड मतलब डेटा को ले रहे हैं और राइट मतलब उसमें डेटा को रख रहे हैं, तो ये वाला काम नहीं किया जा, सिर्फ रीड कर सकते हैं उसमें। जैसे आपने सुना होगा सीडी रोम, एक सेकंड, जैसे आपने सुना होगा सीडी रोम और एक होता है सीडी आरडब्ल्यू, ठीक है। तो दोनों तो सीडी है लेकिन दोनों में फर्क है। सीडी रोम क्या होता है, एक ऐसा सीडी जिसमें डेटा एट ए टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाल दी जाती है, वो बदल नहीं सकते, जैसे कि एंटीवायरस का सीडी, तो वो इसमें आ जाता है। सीडी आरडब्ल्यू एक ब्लैंक सीडी है जो रीराइटेबल है, रीयूजेबल है, एक बार डेटा लिखो फिर राइट करो, रीड करो, चेंज करते रहो, तो वो हमारा रीराइटेबल है। इसके बारे में मैंने पूरा वीडियोस बनाया, जाके देख लेना, बस मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, तो यहाँ इसके बारे में बात की जा रही है, इसलिए आंसर हमारा हो गया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन। पढ़ो क्वेश्चन, मैंने इसीलिए स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन उठाया है कि देखो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, पढ़ो सारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार। इन्वॉल्व मैचिंग वन डेटा इनटू अनदर टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। लेकिन यहां आप क्या बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन लेस देन के बारे में स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा है सॉर्ट डेटा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड क्राइटेरिया, यानी ये असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तीसरा है ये लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा है, एंड और नॉट। और चौथा बोल रहा है इंक्लूड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में। तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन में क्या होगा, अर्थमेटिक मैथ पढ़ते हो ना भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको इस एग्जाम में भी पढ़ना है, तो अर्थमेटिक के बारे में बात कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, यही वाला होगा, ठीक है। अगर लिखा रहता अर्थमेटिकल लॉजिकल तब मेरा ये एंड और वाला आ जाता, लेकिन सिर्फ अर्थमेटिकल का पार्ट लिखा हुआ है, इसीलिए सिर्फ हमारा क्या होगा, ये प्लस माइनस गुना भागा जो भी है, जोड़ घटाओ गुना और भागा शामिल है, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर रहा है, कभी लॉजिकल के बारे में पूछ दिया जाएगा तो वैसा जवाब आपको दे देना है, ठीक है। ये उठाया हूं मैं उसी सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ये तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट होगा और वैसे रिलेटेड आपके पास प्रैक्टिस का अनुभव होगा, तभी काम कर पाओगे भाई। चलिए अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूजन क्या कर रहा है, एकदम कंफ्यूज होएगा ही, इसमें क्वेश्चन ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो ही जाओगे, ठीक है। नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा, यही पूछ रहा है ना। नॉट ट्रू दैट मीन्स कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला, चैटिंग इज लाइक ए ईमेल, चैटिंग कैन ओनली बी डन विथ अ सिंगल पर्सन। एकदम एक एक लाइन पढ़िएगा क्योंकि हर लाइन में डिफरेंस है, इसमें हर लाइन में ही खेल है। इसमें ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अब 40 में 40 बना के आओगे, पूरा कॉन्वेंट बिना पढ़े जो नहीं पढ़ता है वो भी बच्चा जाके 40 बना देता है, और नंबर आता है 10 नंबर, बोलता है सर 10 ही आया, हम तो 40 बनाए थे। तो भाई आप तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए थे ना वहां पे। तो ऐसे ही प्रश्न है जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार करवाता है। आते हैं प्रश्न पे। चैटिंग कैन ओनली बी डन विथ अ सिंगल पर्सन, चैटिंग कैन इन्वॉल्व मल्टीपल पर्सन, चैटिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग्स, या नन ऑफ दिस। चैटिंग जस्ट लाइक आप व्हाट्सएप चैट को समझ लो, ठीक है। व्हाट्सएप चैट जो करते हैं उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है यानी कि सही नहीं है, तो हमारा होगा पहला वाला स्टेटमेंट, ठीक है। टेक्निकली बात समझिए, ठीक है। चैटिंग इज लाइक एन ईमेल, ईमेल हम लोग जो लिखते हैं, ईमेल और चैट में फर्क है, ईमेल और चैट में फर्क है। चैट जो होता है वो रियल टाइम पे होता है, ठीक है। रियल टाइम पे चैट बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैट कर रहे हैं, टिक टिक टिक, मेरा हाय हेलो हाउ आर यू गुड इवनिंग मॉर्निंग, ये सब चल रहा है आपका, तो वो रियल टाइम पे होता है। लेकिन ईमेल हमारा रियल टाइम पे नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों में फर्क है। आप ईमेल करते हो तुरंत उससे में रिवर्ट आता है क्या, या देखते हो कि ईमेल आपका पहुंचा है आपके आउट बॉक्स में तो दिख गया, लेकिन अगले को रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, कभी चेक कर, तो हो सकता है स्पैम में चला गया उसका। तो दोनों में फर्क यह है कि चैट हमारा रियल टाइम पे होता है और ईमेल हमारा रियल टाइम पे नहीं होता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को यह भी सवाल आएगा, सर चैटिंग तो एक आदमी के साथ नहीं होता है, तो लिखा है कैन ओनली, हो सकता है विथ अ सिंगल पर्सन। तो भाई एक्स नाम का लड़का वाई नाम की लड़की के साथ चैट नहीं कर सकता है क्या, सिर्फ एक ही के साथ जरूरी है कि सबको इन्वॉल्व करेगा? एक्स नाम का लड़का एक वाई नाम की लड़की से बात नहीं कर रहा है, तो चैटिंग कैन ओनली डन विथ अ सिंगल पर्सन, तो लो भाई सिंगल पर्सन से ही चैट कर रहा है, तो हो गया ना भाई, ये भी कथन सही। चैटिंग कैन इन्वॉल्व मल्टीपल पर्सन, बिल्कुल ग्रुप में जुड़ जाते हो, पूरा गुड मॉर्निंग गुड नाइट चलता रहता है ग्रुप में। इधर इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग, यस ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग है। चलिए तो दोस्तों ये था आपका ईमेल वाला कॉन्सेप्ट जो कंफ्यूज करता था, बच्चे कंफ्यूज होते थे, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। चलिए अब बात करते हैं अगले पे। हाँ, आज आगे जाने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का बैच जो है वो लाइव हो चुका है आपका अड्डा 24/7 के ऐप पे। जो भी बच्चे इस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं जाके बैच को इनरोल कर लीजिएगा। अगर आप इस प्रिपरेशन का प्रति सीरियस है तो जो इन्फॉर्मेशन देना है वो मैं आपको दे देता हूं कि बैच जो स्टार्ट है वो 20 दिसंबर से स्टार्ट है। 20 दिसंबर से स्टार्ट है और इस बैच को इनरोल करने के लिए आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके एक मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तो 20 दिसंबर से स्टार्ट है, यानी कि आज हो गया है 16, 3 दिन बाद से ये बैच आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। स्टोर पे बैच लाइव हो चुका है, ठीक है। आप अगर इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि जो फी है वो मात्र हमारा 6,519 रुपये, मात्र नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें अगर हम Y706 कूपन कोड का अप्लाई करते हैं तो ये मात्र हमें 1,499 रुपया मिल रहा है।
और 1499 रुपये खर्च करके हमें एमपी कोऑपरेटिव का कंप्लीट बैच है जो अवेलेबल हो रहा है कहाँ पे, तो अड्डा 24/7 के ऐप पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके ले लीजिएगा या वेब पे भी जाके कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइएगा तो 1% एक्स्ट्रा भी आपको डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाता है। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके 1400 रुपये में बैच ले सकते हैं। एक बच्ची का सवाल आया था जो मैं कमेंट चेक कर रहा था, तो वहाँ पे देखा गया था, पूछा ये जा रही थी बच्ची कि सर बैच का टाइमिंग ऑफिस रहता है, नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरे को चैट बॉक्स में मिला। तो देखो बैच का टाइमिंग यहाँ पे लाइव हो चुका है। जीए की क्लास 9 से 10 बजे होगा, क्वांट की क्लास 11। सारे फैकल्टी मेंबर को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख लेना कि कौन से फैकल्टी आपकी किस सब्जेक्ट की क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस की क्लास सुबह 9 से 10 चलेगा, क्वांट का क्लास 11 से 12 चलेगा, इंग्लिश 2 से 3, करंट अफेयर 3 से 4, रीजनिंग 6 से 7, कंप्यूटर 7 से 8, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको क्लासेस लेना। वो बच्चे जो करंट क्लास में लाइव नहीं ले सकते हैं वो आप बाद में भी वो वीडियो देख लेंगे, वो क्लासेस को अटेंड कर लेंगे। वो 24/7 अवेलेबल रहता है क्लासेस वहाँ पे, ठीक है। तो वो बच्चे जो रियल टाइम पे क्लास नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम ही है अड्डा 24/7 वो क्लासेस अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। चलिए, और बाकी जो फैसिलिटी है वो स्टडी प्लान आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं कंप्यूटर का स्टडी प्लान बता देता हूं कि मैंने ये पूरा टॉपिक बना रखा है कि किस दिन मैंने कौन सब्जेक्ट पढ़ाना, इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री जनरल, जो भी आपके वहां पे रिलेटेड थे। और मैं सारे टॉपिक के साथ साथ रिलेटेड एमसीक्यूज कराऊंगा और बाद में भी मैंने प्रैक्टिस के लिए 5 सेशन ऐड किए हैं। यहां पे तो क्वेश्चंस करवाऊंगा ही, साथ ही साथ यहां पे भी क्वेश्चन कराऊंगा, यानी टॉपिक के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। यानी कंप्लीट वो 40 नंबर का है वो सब यहां मैं प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना होगा नहीं। ईमेल के बारे में सबने सुना है, लेकिन आप देख सकते हो ना कैसे क्वेश्चंस जो हमको कंफ्यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए मैंने सेशंस ऐड किया है प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे करके मैं पूरा चैप्टर को डिजाइन किया और इसी तरह हर फैकल्टी ने अपने चैप्टर को डिजाइन किया है, किस दिन वो कौन पढ़ाएंगे, जाके स्टडी प्लान पे आप चेक कर सकते हो। हर सब्जेक्ट का यहाँ पर स्टडी प्लान है और बाकी जो फैसिलिटी है वो आप मिल सकता है कि 24/7 ये बैचेस अवेलेबल है, आपको सिलेबस कवर होगा, तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर एमपी कोऑपरेटिव के बारे में सीरियस है, जाके बैच जल्दी इनरोल कर लेंगे और क्लासेस 20 से ही स्टार्ट करेंगे, टाइमिंग भी आपको मालूम है। चलिए पुनः आते हैं क्लास में, ठीक है। तो क्लास की बात, हाँ ये मैंने बता दिया कि भाई अगर जिनको क्लास करना है तो जाके इनरोल कर लो और बैच 20 तारीख से स्टार्ट है, स्टार्ट कर लो, ठीक है। चलिए, तो हाँ यहां तक हो गया था, एक सेकंड, बैच के बारे में हो गया था। उसके बाद बैच कैसे ज्वाइन करना ये भी मैंने बता दिया था। अब आते हैं पुनः क्वेश्चन पे। व्हाट आर द 2 पार्ट ऑफ ए ईमेल एड्रेस? किसी ईमेल एड्रेस का 2 पार्ट क्या होता है? किसी भी ईमेल एड्रेस का 2 पार्ट क्या होता है? अगर मान लो कि अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर मेरा मान लो कि विवेक डॉट VIVE के vivek.pandey@.com है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। तो आप बता सकते हो इनमें कौन सा पार्ट है जो मैच कर रहा है। यूजर नेम एंड स्ट्रीट नेम, यूजर नेम तो है adda247.com, स्ट्रीट नेम है क्या, किसी गली का नाम है? नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा, लीगल नेम एंड फोन नंबर, इसमें मेरा कोई फोन नंबर है क्या? नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इनिशियल एंड पासवर्ड, क्या इसमें मेरा पासवर्ड है? ये भी गलत हो गया। यूजर नेम एंड डोमेन नेम, बिल्कुल सही, यही वाला है। ये मेरा यूजर नेम हो गया, .com ये मेरा डोमेन नेम हो गया। .com यहाँ पे है ना, तो ये मेरा डोमेन नेम हो गया, ठीक है। चूंकि कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड करे, मेरा कंपनी का नाम है यहाँ पे, तो ये मेरा डोमेन नेम और ये मेरा यूजर नेम, यानी किसी भी ईमेल एड्रेस में यूजर नेम होता है और उसका डोमेन नेम होता है, ठीक है। और कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन सा वैलिड ईमेल आईडी है, तो वो भी हम आगे करवाएंगे क्वेश्चन, जब वहाँ बैचेज में हम लोग पहुंचेंगे तब तरह तरह से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सब हम वहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। तो इस अकॉर्डिंग इसका सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यानी कि यूजर नेम होता है और डोमेन नेम होता है, 2 ही चीज, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला। मिस्टर ए हैज अ नो प्रिंटर टू प्रिंट द रिपोर्ट। ए नाम का कोई लड़का है जिसके पास प्रिंटर नहीं है, वो रिपोर्ट प्रिंट करना चाहता है। ही वांट टू टेक टू मिस्टर बीज कंप्यूटरेबल, नहीं है होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया? हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, कुछ भी हो सकता था यहाँ ऑप्शन में, वही मेरा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर विल बी हार्ड ड्राइव, ठीक है। हार्ड ड्राइव में ही सेव करेगा और अगले को देगा रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड फाइल्स फॉर लेटर यूज?
कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्राम और फाइल को बाद में उपयोग के लिए स्टोर करता है? ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो बाद में स्टोर करता है? रैम, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, सीपीयू, नन ऑफ दिस। तो सिंपल सा बात है, पूछा यह गया है कि कंप्यूटर का व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड फाइल फॉर लेटर यूज, यानी कहां हम प्रोग्राम को सेव करेंगे जो बाद में यूज करना है, यानी कि बाद में यूज करेंगे। ठीक है, बाद में यूज करेंगे, बाद में यूज करेंगे। तो टेक्निकली हम वहां कहां सेव करेंगे? तो परमानेंट मेमोरी यानी कि हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में सेव कर दिए, उससे क्या होगा कि उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा हार्ड ड्राइव में सेव है यानी हार्ड डिस्क में, तो यानी परमानेंट सेव स्टोर है, ये मेरा परमानेंट स्टोर करता है और ये मेरा टेम्पररी स्टोर करता है। तो जहां परमानेंट स्टोर मेरा रहेगा वही ना हम लेटर यूज कर सकते हैं। आपके लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है वही तो लेटर यूज हो सकता है। मतलब अभी फिल्म डाउनलोड कर लिए हो और कंप्यूटर में सेव कर दिए हो, अब कंप्यूटर बंद तो फिल्म खत्म नहीं, कंप्यूटर बंद फिर भी फिल्म मेरा सेव, तो कहाँ सेव? तो हार्ड डिस्क में सेव। वही अगर रैम में सेव होता तो कंप्यूटर बंद तो फिल्म गायब, यही वाला खेल होता है। तो आंसर विल बी हार्ड ड्राइव। ठीक है, आगे आते हैं। इफ यू आर गोइंग टू हाँ चलिए, इफ यू आर, इसका हिंदी नहीं हुआ फिर मैं समझा देता हूं। इफ यू आर गोइंग टू अ साइट यू यूज ऑफ्टन इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टाइप द एड्रेस एवरी टाइम यू शुड। अगर मान लो कि आप चले गए वेब एड्रेस पे और वहां पे आपको adda247.com ये हमारा वेबसाइट है www. ठीक है, तो इसी एड्रेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर मान लो कि आप एड्रेस बार बार भूल गए, बहुत सारा ऐसा वेब एड्रेस है, IBPS का साइट क्या होगा, इसका साइट क्या नेम है, उतना कौन याद रखता है। ठीक है, अगर बहुत सारे साइट है और वो हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो चलो अब तो भाई गूगल से पता चल जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर गूगल ना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, ऐसा होगा नहीं लेकिन समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये एड्रेस हमें याद नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऐसे अगर हजारों एड्रेसर हमें याद नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? उसे बुक मार्क कर देंगे। बुक मार्क का ऑप्शन आता है वहाँ बगल में, यहाँ पर आप बुक मार्क जब कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, आपके लिस्ट में चला जाएगा कि आपने कौन कौन सा वेबसाइट को बुक मार्क, यानी वो आपका सेव लिस्ट हो गया। जैसे फ़ोन नंबर सेव करते हो ना, उससे वेबसाइट के भी नाम को सेव कर सकते हो। कैसे करके? तो बुक मार्क करके। ठीक है, हम उसका कॉपी बना के रखेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। सेव इट एज अ फाइल, ये भी गलत हो जाएगा। याद रखना तो ये असंभव है, टेबल तो याद ही नहीं रख पाते हैं। ठीक है, बुक मार्क, तो हम लोग क्या करेंगे? उसे बुक मार्क करेंगे। ठीक है, डायरी में लिखना ये भी कोई पॉइंट नहीं बन रहा है। तो सही आंसर है, ये टेक्निकल ही क्वेश्चन था इसीलिए यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ कि दोस्तों ये क्या है, तो याद रखिएगा, हम उसे बुक मार्क कर लेंगे तो ताकि बाद में हम यूटिलाइज कर सके। तो यही वाला पार्ट है यहाँ पे। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का टॉप क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ जिक्र किया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और आपको हमसे और क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी सेशंस में आगे लेके आऊँगा जो आपको MP कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम को प्रिपरेशन को बूस्टअप करेगा। ठीक है, तो मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए adda247 पे रेगुलर क्लासेस में। ठीक, क्लासेस का टाइमिंग मैंने बता दिया। सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। कंप्लीट क्लासेस है वो आपको मिल रही है यहाँ पे प्ले स्टोर पर, वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही आप ये याद रखिएगा कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, 2200 के प्लस वैकेंसी है, तो अच्छा वैकेंसी माना जाएगा और यही प्रिपरेशन हमको आगे भी काम आने वाला है। तो ज़रूर प्रिपरेशन कीजिए। जो भी आप अगर एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी करते हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए और प्रिपरेशन को अपना स्टार्ट कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कुछ अच्छे सेशंस के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।